और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ही अपना व्यापक प्रभाव रखते हैं और ये जनरलाइज हो जाते हैं, यानी कि सामान्य तौर से ये लगभग हर भर्तियों पर, हर गवर्नमेंट जॉब में लागू होने लगते हैं। आपको याद होगा कि राजस्थान की ओर से जो एक छोटा सा मैटर स्टार्ट हुआ था बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर, तो ये मामला धीरे धीरे इतना व्यापक हो गया कि जब मामला पहुंच गया आपके सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो निर्णय आया था, आपको याद होगा ये निर्णय आया था 11 अगस्त 2023 को। तो ये निर्णय भारत के सभी राज्यों पर, ऑल स्टेट्स पर लागू हो गया और इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव हुआ वो ये हुआ कि बीएड जो था वो 1 to 5 से बाहर हो गया, यानी कि बीएड जो है 1 to 5 से पूरी तरह से भारत के हर स्टेट से बाहर हो गया। तो ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन इसका प्रभाव बड़ा ही व्यापक हुआ। कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिल रहा है यहाँ पर इस समय यूपी के टीजीटी पीजीटी भर्ती में, जो कि आपको याद होगा कि टीजीटी पीजीटी 2021 में जो भर्ती आई थी उससे संबंधित एक याचिका जो है वो इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में है और वहाँ से फ़िलहाल एक बड़ा निर्णय लिया गया है। हालांकि अभी इस पर फाइनल जो डिसीजन है नहीं लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है थोड़ा सा समय दिया गया है, लेकिन ये जो निर्णय होगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा फ्रेंड्स। टीजीटी शिक्षक भर्ती आरक्षित वर्ग को शामिल कर प्रतीक्षा सूची बनाने पर रोक। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने हाई कोर्ट की एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी और इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने, जिसमें 2 माननीय जज शामिल हैं, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने टीजीटी शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका दे दिया है। कोर्ट ने टीजीटी में सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नए सिरे से जो प्रतीक्षा सूची की बात चल रही है, तो नए सिरे से प्रतीक्षा सूची तैयार करने वाले एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के याचियों को अपनी आपत्ति दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दी है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पूरा मामला है पहले आप उसको समझ लीजिए, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। देखो क्या है कि मामला वर्ष 2021 की टीजीटी भर्ती का है। यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 12,603 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ कि ओबीसी श्रेणी के लिए जारी कट ऑफ अन्य उम्मीदवारों के बराबर होने के कारण उन्हें प्रतीक्षा सूची में रखा गया। इस सूची में आरक्षित श्रेणी से कम अंक पाने वाले सामान्य अभ्यर्थियों को सबसे ऊपर रखा गया था, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी थे उनको ऊपर रखा गया, जबकि उनसे अधिक अंक पाने वाले जो ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी थे उनको नीचे रखा गया, जबकि ज़्यादा अंक पाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी की सीटों से वंचित किया जा रहा था। इसके खिलाफ अखिलेश कुमार व अन्य की ओर से एकल पीठ में याचिका दाखिल की गई थी, जिसे एकल पीठ ने स्वीकार किया था। प्रतीक्षा सूची नए सिरे से तैयार करने का आदेश दिया था। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो आरक्षण है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये 100 सीटें हैं, ठीक है। इसमें ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिलता है, एससी को जो रिजर्वेशन मिलता है, एसटी को जो रिजर्वेशन मिलता है और बाकी को जो रिजर्वेशन मिलता है, तो लगभग 50% जो सीटें होती है ये अनारक्षित रखी जाती हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो वर्ड होता है वो क्या होता है, अनारक्षित, यानी कि ये सीटें अनारक्षित रहेंगी, ठीक है। बाकी जो रिजर्वेशन है वो इस प्रकार से है कि ओबीसी को 27%, बाकी एससी के लिए, एसटी के लिए और अदर के लिए भी कुछ रिजर्वेशन यहाँ पर रखा जाता है। इसमें ईडब्ल्यूएस वगैरह सब शामिल होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो क्या होता है कि अनारक्षित की जो कट ऑफ बनाई जाती है उसमें सभी श्रेणी के जो अभ्यर्थी होते हैं उनको शामिल करते हुए टॉप टू बॉटम बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद जब ये सीटें भर जाती हैं फिर रिजर्वेशन का जो प्रक्रिया होती है वो लागू की जाती है। ये इसका तरीका होता है। अगर हम यहाँ पर ये मान लें कि ये जो अनारक्षित की सीटें हैं ये फॉर जनरल हैं, इसका मतलब ये हो गया कि 50% सीटें जनरल के लिए रिजर्व रख दी गई हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 100% रिजर्वेशन यहाँ पर हो जाएगा, तब 50% जो सीटें हैं वो भी रिजर्व हो जाएंगी अगर उसमें केवल रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी ही रखे जाएं तो ये मामला था। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम आगे बढ़ें तो चुनौती देने वाली विशेष अपील पर
जो आदेश आया था एकल पीठ की ओर से। तो एकल पीठ ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को योग्यता के आधार सामान्य श्रेणी की योग्यता सूची में शामिल करते हुए नए सिरे से प्रतीक्षा सूची तैयार करने का आदेश दिया था। यह कहा था कि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी के रूप में चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि आरक्षित श्रेणी में केवल आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का ही चयन होगा। इस आदेश को चयन बोर्ड ने हाई कोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी है और यहाँ पर बोर्ड की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि बोर्ड ने सामान्य श्रेणी की रिक्त रह गई सीटों के आधार पर प्रतीक्षा सूची तैयार कर नियुक्ति की सिफारिश कर रहा है। चूँकि सभी सीटें सामान्य वर्ग की हैं, इसलिए सामान्य वर्ग को सूची में शामिल किया गया है। तो सभी सीटें सामान्य वर्ग की हैं, यानी कि अनारक्षित हैं। तो अनारक्षित जो वर्ग है केवल उसी को इसमें शामिल किया गया है, आरक्षित वर्ग को इसमें जगह नहीं दी गई है। यह भी तर्क दिया गया कि मुख्य चयन सूची में आरक्षण लागू हो चुका है, एक श्रेणी को दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यह तर्क भी दिया गया था कि एकल पीठ में दाखिल याचिका में सामान्य वर्ग के हितबद्ध अभ्यर्थियों को प्रतिवादी नहीं बनाया गया था। कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के याचियों के वकील उत्कर्ष बिरला को विशेष अपील के विरुद्ध आपत्ति दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दी है। मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी। तो ये है पूरा मामला, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नियम लागू हो रहे हैं और जो कुछ चल रहा है, तो यहाँ पर जो फैसला अंतिम रूप से आएगा वो सर्वमान्य तो होगा ही, लेकिन इसका बड़ा ही व्यापक प्रभाव पड़ेगा। तो फिलहाल ये थी अपडेट और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक खबर और भी निकल के आ रही है कि यूजीसी नेट की तिथि में संशोधन की मांग। आपको पता ही है कि 16 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा करवाने के लिए डेट्स डिक्लेयर की गई हैं, लेकिन सेम डे में यूपीएससी की परीक्षा भी है। तो 2 परीक्षाएं एक ही दिन यहाँ पर पढ़ रही हैं। तो यहाँ पर यूजीसी नेट की जो परीक्षा है उसमें संशोधन की मांग अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही है, ताकि जो अभ्यर्थी यूपीएससी की परीक्षा में और यूजीसी की परीक्षा में दोनों में शामिल हो रहे हैं, तो दोनों में ही वो मतलब अपना पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा 2013 की फिर शुरू हुई जांच पड़ताल। तो सचिवालय में लोक सेवा आयोग के माध्यम से शुरू हुई अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा 2013 को लेकर विवाद जो है वो थम नहीं रहा है। 12 लोगों के अलग अलग शपथ पत्र पर हुई शिकायतों और कोर्ट में चल रहे मामले के क्रम में एक बार फिर कार्मिक विभाग, सचिवालय प्रशासन व लोक सेवा आयोग इस पर मंथन करेगा। सचिवालय प्रशासन विभाग के अनुसचिव सुनील कुमार यादव ने सचिव लोक सेवा आयोग को पत्र भेजकर कहा है कि इस परीक्षा के संदर्भ में चल रहे वाद शिकायती पत्रों के क्रम में अपर मुख्य सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में 29 अप्रैल को बैठक आहूत की गई है और इसमें परीक्षा के पाठ्यक्रम, नियमावली व शपथ पत्र के बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो जानकारी के मुताबिक इस भर्ती में नियुक्ति न पाने वाले लगभग 1 दर्जन अभ्यर्थी कोर्ट की शरण में चले गए हैं। वहीं उन्होंने सचिवालय प्रशासन में भी शपथ पत्र देकर मांग की है कि लोक सेवा आयोग की अपर निजी सचिव भर्ती 2013 में हुई धांधली की निष्पक्ष जाँच कराई है। साथ ही सरकार हाई कोर्ट इलाहाबाद में बेहतर पैरवी करे। हालांकि आवेदकों ने कहा कि सचिवालय प्रशासन विभाग और लोक सेवा आयोग के अधिकारी भर्ती में हुई गड़बड़ी को संरक्षण दे रहे हैं। यही वजह है कि बैठक को सेवा नियमावली और परीक्षा पाठ्यक्रम तक सीमित रखा, जबकि चयन प्रक्रिया में की गई गड़बड़ी से संबंधित बिंदुओं पर बात नहीं हो रही है। तो ये भी न्यूज है। और युवा वर्ग में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा पर्यास्थायी, तो यहाँ पर एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है। कहा जा रहा है कि युवा वर्ग में बेरोजगारी, तो फिलहाल बेरोजगारी की जो स्थिति है वो तो आप देख ही रहे हैं। अभी कल मैंने जब ये बात कही थी कि वाकई जो बेरोजगारी है वो बढ़ रही है, तो कुछ लोग निजीकरण की बहुत ही सराहना करने लगे कि निजीकरण होना चाहिए। मैंने पूछा कि आप लोग तो गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप भी टीचर हैं, आपको जिस काम के लिए लगभग 70-80 हज़ार रुपये की सैलरी मिलती है, सेम उसी काम के लिए जो प्राइवेट स्कूल में टीचर काम करते हैं, जो कि मेहनत भी आपके बराबर ही करते हैं बल्कि उससे ज़्यादा करते हैं, उनको 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 रुपये सैलरी मिलती है। तो अगर आपकी सैलरी भी निजी जो स्कूलों की सैलरी होती है उसके बराबर कर दी जाए, तो फिर क्या आप ये मान्य करेंगे कि निजीकरण बेहतर है? तो मतलब ये हुआ कि फिर वो व्यक्तिगत आरोप मुझ पर लगाने लग गए और लड़ाई करने के पक्ष में आ गए। तो मतलब ये होता है कि जब तक कि दूसरों के ऊपर नियम लागू रहता है तब तक तो बहुत ही बेहतर है। जब खुद पर ये दर्द आता है तो लोगों को लगता है कि नहीं यार, ये तो बड़ा गड़बड़ है। तो फिलहाल हर साल आपने खुद ही देखा होगा कि बीएड के लिए, बीटीसी के लिए मतलब ट्रेनिंग जो है करवाई जा रही है। एजुकेशन के लिए भी सरकार जो है बहुत सारा प्रयास कर रही है, लेकिन नौकरी के लिए यहाँ पर ज़्यादा प्रयास नहीं हो रहा है। युवाओं से कहा जा रहा है कि आप नौकरी देने वाले बने
नौकरी मांगने वाले ना बने। ये बात तो सही है, लेकिन नौकरी देने वाला बनने के लिए भी तो पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी ना। और आज के ज़माने में अगर देखें तो शिक्षा भी बहुत ही महंगी होती जा रही है। अगर कोई परिवार है, कोई गार्जियन है, अगर अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना भी चाहे, अभी आप MBBS के बारे में पता कर लीजिए। अगर आप MBBS की डिग्री प्राइवेट स्कूल से लेना चाहें तो 1 करोड़ से लेकर 4 करोड़ रुपए तक आपको फीस देनी पड़ेगी। एक सामान्य वर्ग का जो परिवार है, क्या वो इतनी रकम को वहन कर सकता है? अब लोग कहेंगे कि एजुकेशन लोन ले लो, तो एजुकेशन लोन लेके अगर पढ़ाई हो भी जाए और बाद में जॉब ना मिले तो तमाम सवाल उठते हैं। RBI की मौद्रिक नीति समिति यानी कि MPC की सदस्य आसमा गोयल ने कहा है कि देश के युवा वर्ग में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। तो ये बात तो सर्वमान्य है कि युवा वर्ग में बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा है। हालांकि यह अस्थायी है, लेकिन फिलहाल जो लोग ओवर एज हो रहे हैं, जो लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो आगे चलकर क्या होगा पता नहीं, लेकिन वर्तमान की स्थिति तो खराब है ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि युवा कौशल हासिल करने व उद्यम शुरू करने में ज़्यादा समय लगाते हैं। मजबूत वृद्धि के साथ रोजगार सृजन में लगातार सुधार भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि अधिक योग्य लोगों में युवा बेरोजगारी ज़्यादा है, लेकिन वे ज़्यादा वेतन भी कमाते हैं। अब अधिक योग्य लोगों में युवा बेरोजगारी ज़्यादा है, लेकिन वे ज़्यादा वेतन भी कमाते हैं। इंतजार के दौरान वे अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं या उद्यमिता में जोखिम उठाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक भारत में बेरोजगारी दर घटी है। 2019 में यह 17.5% थी, जो कि 2023 में घटकर 10% रह गई है। ये बात भी यहाँ पर कही गई है। फिलहाल बेरोजगारी की स्थिति ये होती है कि अगर जो युवा बेरोजगार हैं, आप उनसे पूछिए कि बेरोजगार होने का दर्द क्या होता है, और बेरोजगारी की जो स्थिति बन रही है तो उस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर फ्रेंड्स ये उठती है कि दिन रात अपनी जी तोड़ मेहनत करने वाले अभ्यर्थी जब पेपर आउट होता है, पेपर लीक होता है या कुछ धांधली होती है, तो उनका मनोबल टूटता है। सरकार को हर भर्ती प्रक्रिया को बिल्कुल स्पष्ट रखना चाहिए, बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। और यहाँ पर पेपर संबंधी जो चीज़ें निकल कर जाती हैं, पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इस पर तो बहुत ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर पूरी तरह से नकेल कसी जानी चाहिए। बाकी जो बेरोज़गारी है वो तो कोई भी सरकार रहेगी ख़त्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं प्राइवेट में तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो अभ्यर्थी मेहनत करते हैं, वो जिस मामले के लिए मेहनत करते हैं, जिस परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, अगर वो योग्य हैं तो उनको चयन उनका होना चाहिए और उनको उनका हक मिलना चाहिए। फिलहाल मामला जो है बिहार से है कि शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में कंकड़बाग में हुई छापेमारी। उज्जैन से गिरफ्तार आरोपितों की रिमांड पूरी, भेजे गए जेल आरोपितों से मिली जानकारी के आधार पर कई जगह छापे। तो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण के पेपर लीक मामले में उज्जैन से गिरफ्तार आरोपितों की जो रिमांड रविवार को पूरी हो गई। इसके बाद सभी को वापस जेल भेज दिया गया। EOU यानी कि आर्थिक अपराध इकाई ने आरोपितों से 2 दिनों तक पूछताछ की। पूछताछ से मिले इनपुट के आधार पर राजधानी के कंकड़बाग और आसपास के आधा दर्जन इलाकों में छापेमारी की गई है। EOU सूत्रों के अनुसार छापेमारी पेपर लीक गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में की गई है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी की जानकारी नहीं है। आरोपितों की निशानदेही पर EOU की टीम ने कई अन्य जिलों में भी आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। तो फिलहाल फ्रेंड्स अभी मतलब कि शिक्षक भर्ती जो हुई थी पटना में, जो परीक्षा हुई थी, जो पेपर लीक हुआ था, उस पर अभी भी जांच पड़ताल जारी है। कई सारे अभी लोग पकड़े जाने हैं। अभी जो आगे निष्कर्ष निकल के सामने आएगा वो तो अलग बात है, लेकिन री एग्ज़ाम के लिए डेट्स भी यहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई हैं और आपकी जो परीक्षा होगी ये जून माह में करवाई जाएगी, यानी कि री एग्ज़ाम की तैयारी भी कर ली गई है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। करंट अफेयर नोट्स के लिए और करंट अफेयर पढ़ने के लिए अगर आप चाहते हैं तो इसका शेड्यूल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको जाकर वॉच कर सकते हैं। धन्यवाद।